तो देश के लोकतांत्रिक सबसे बड़े बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम मेहमानों का, अपने तमाम दर्शकों का और पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले मेरे तमाम साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस देश का इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों की मर्जी के आधार पर चलता है। दर्शक ही तय करते हैं कि किस विषय पर चर्चा होनी है और दर्शक ही अपने घरों से सीधे लाइव हमारे साथ जुड़कर बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं, बहस को धार और रफ्तार देते हैं। तो आज पब्लिक के मंच में हमारे साथ जुड़ेंगी अंशिका अग्रवाल नोएडा से, जुनैद भट्टी दिल्ली से, संजीव द्विवेदी लखनऊ से और संजय शर्मा गाजियाबाद से। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आपने किस मुद्दे को आज देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज देश की बहस का मुद्दा आपने बनाना चाहा है संसद, लोकतंत्र का मंदिर कब तक होता रहेगा शर्मसार। जो कुछ संसद में इस बार हुआ है वो सब रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। ऐसे दृश्य संसद के अंदर कभी नहीं देखे गए। आज राज्यसभा में एक बार फिर अराजकता की स्थिति थी। आज राज्यसभा में एक बार फिर पर्चे फाड़कर फेंके गए सदन के अंदर चेयर की कुर्सी की तरफ। कल राज्यसभा में हमने देखा था किस तरह से प्रताप सिंह बाजवा जो कि कांग्रेस के नेता हैं और संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता है वो महासचिव की कुर्सी पर चढ़ गए। प्रताप सिंह बाजवा ने तो रूल बुक उठाकर सदन की चेयर की तरफ फेंक दी। ऐसा संसद के अंदर कभी नहीं हुआ था। इससे पहले संसद में मंत्री, IT मंत्री अश्विनी वैष्णव जब पेगासिस मामले पर अपना जवाब पढ़ रहे थे, अपना रिप्लाई पढ़ रहे थे, तब उनके हाथ से शांतनु सेन TMC के एक सांसद ने कागज छीनकर फाड़ दिया। यही नहीं, प्रधानमंत्री लोकसभा के अंदर अपने मंत्रियों का परिचय भी नहीं करा पाए। सवाल यह है संसद की मर्यादा को कब तक तार तार करेंगे माननीय। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मंदिर संसद और संसद के दोनों सदनों में लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति भावुक और दुखी हुए। जी हां, सदन अनिश्चित काल के लिए 2 दिन पहले ही स्थगित हो गए। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू हंगामा करने वाले सांसदों के आचरण से भावुक हुए तो स्पीकर आहत। I am distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday when some members sat on the table, some others climbed on the table of the house, perhaps to be more visible with such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. अपेक्षाओं के अनुरूप सदन का कामकाज नहीं हुआ। इस बार लगातार गतिरोध रहा और ये गतिरोध समाप्त नहीं हो पाया। लोकसभा में इस सत्र में केवल 22% ही काम हो सका। बाकी वक्त हंगामे की भीड़ चढ़ गया। संसद की गरिमा रोजाना तार तार होती दिखी। पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार होता रहा। एक ही मकसद है कि विपक्ष को छोटा दिखाना और सच को गुमराह करना। करोड़ों रुपए सदन के चलने के ऊपर खर्च किए जाते हैं और जब चर्चा होती है तो उसमें भाग ना लेना ये अपने आप में दिखाता है कि क्या कर रहे हैं। मुद्दों को डाइल्यूट करने की कोशिश की, इसीलिए हमारा जो लड़ाई जारी रहा। कल जो उच्च सदन में हुआ वो निश्चित रूप से ठीक नहीं हुआ। जो हुआ वो कतई उचित नहीं था, लेकिन जो हो रहा है हमारे किसानों के साथ वो कतई ग्राह्य है। शर्मिंदा होने के बजाय एरोगेंस दिखा रहे हैं और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। संसद की मर्यादा का यूं तार तार होना मानो चलन सा हो गया है। लोकसभा का सत्र 13 अगस्त तक चलना था, लेकिन 2 दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा। स्थगित होने के बाद सभी नेताओं ने लोकसभा स्पीकर से भी बातचीत की। स्थगित होने के बाद सभी नेता लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी मिले। देश की बहस में चर्चा है कि आखिर लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाली भारत की संसद में माननीय सार्थक संवाद को अहमियत कैसे देंगे। तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल है संसद की मर्यादा, फिर से सुनिएगा, संसद की मर्यादा तोड़ने वालों को ऐसी सजा मिले जो मिसाल बने। मैं फिर से आपको यह सवाल सुना दूं और इसका जवाब जरूर दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। संसद की मर्यादा तोड़ने वालों को ऐसी सजा मिले जो मिसाल बने। यस और नो में आप इसका जवाब दे सकते हैं। आपको पता है जवाब कैसे देना है। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे
ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप करें। सीधे अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ बीबीसी और दूरदर्शन के फॉर्मर एडिटर संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। मेरे साथ आरपी सिंह, नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। मेरे साथ चरण सिंह सप्रा, नेशनल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। मेरे साथ माधव आनंद, जेडीयू के स्पोक्स पर्सन जुड़ गए हैं। मेरे साथ अम्मी जमई साहब हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। लेकिन शुरुआत में चरण सिंह सप्रा साहब के साथ करूंगा। चरण सिंह सप्रा साहब, माना किसानों का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन संसद, जिसे आप मंदिर कहते हैं, लोकतंत्र का आप खुद कहते हैं, आपकी पार्टी कहती है, उस मंदिर के जो मंदिर का सेंटोरियम होता है, गर्भगृह होता है, उसके ऊपर चढ़ के क्या कभी कोई ड्रामा करता है जो प्रताप सिंह बाजवा जी ने किया? देखिए दीपक जी, आप जिस तरह से कह रहे हैं, संसद जो है वो बिल्कुल लोकतंत्र का मंदिर है और इस मंदिर के अंदर जो भगवान विराजमान है वो जनता जनार्दन है। और उसी जनता जनार्दन के विषयों को लेकर के अगर विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना, चीनी घुसपैठ या टेबल पर चढ़ जाए, पेगासस के जरिए टेबल पर चढ़ जाए, जासूस जो नहीं, मैं आ रहा हूं ना आपकी बात पे, मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। अगर जासूसी कांड के ऊपर भी सरकार चर्चा नहीं करना चाहती, जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ विषय है, तो फिर ये सरकार जो है ये अहंकारी सरकार है और अहंकारी सरकार हठधर्मी दिखा रही है। और हठधर्मी दिखाती है तो वो लोकतंत्र के भगवान की अवमानना कर रही है, उसका अपमान कर रही है, ये मेरा कहना है। अब मैं आता हूं आपकी बात पे। 19 दिन का सत्र था तो 17 दिन में आप वाइंड अप कर रहे हैं, 2 दिन बचे हुए थे। अरे जब आप टेबल पर चढ़कर डांस करेंगे, रूल बुक फेंकेंगे तो संसद क्या चलेगी? आज भी कागज फेंक के मारा गया। चरण सिंह सप्रा साहब, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या मंदिर में भगवान के ऊपर चढ़कर कोई नाचता है? आपके सवाल पर इसीलिए मैं आखिरी में आ रहा हूं क्योंकि आप मुझे मेरी बात कहने नहीं देते। मैं भी बहुत क्या बात कर रहे हैं चरण सिंह सप्रा साहब? कम से कम मुझ पर आरोप मत लगाइए। सवाल ये है कि ये नौबत क्यों आई? ये नौबत इसलिए आई, अगर सरदार प्रताप सिंह बाजवा को वो रूल फाइल फेंकनी पड़ी तो उनको, वो खुद प्रताड़ित हैं। वो इतने किसान, जो 800-900 किसान जो आंदोलनकारी किसान हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी आवाज सरकार नहीं सुन रही है 8 महीने से। वो जाड़े में भी बैठ रहे हैं, गर्मी में भी बैठ रहे हैं, वहां पर बरसात में भी बैठ रहे हैं। वो उन किसानों की अवमानना हो रही है, धरती पुत्र की अवमानना हो रही है। आप 25 लाख करोड़ का जो कृषि क्षेत्र का बिजनेस है वो मात्र 2 या 3 उद्योगपतियों को देना चाहते हो। ठीक है, आपकी हर बात मान ली, पर क्या टेबल पर चढ़ जाए? आपकी हर बात मान ली, पर क्या टेबल पर चढ़ जाए? चरण सिंह सप्रा साहब, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब सरकार 110 रुपए लीटर पेट्रोल पर चर्चा नहीं करेगी, 98 रुपए डीजल, सरकार हर चीज पर चर्चा करने के लिए तैयार थी। और कल जब ये ड्रामा हुआ है, कल जब प्रताप सिंह बाजवा चेयर पर चढ़े हैं, तब कृषि कानूनों पर डिस्कशन हो रहा था। चरण सिंह सप्रा साहब, शायद आपको पता नहीं इस बात। आप इस आक्रोश को समझिए। आप भारतीय जनता, आप मेरे भी आक्रोश को समझिए। आप भारतीय जनता पार्टी को कवर फायर मत दीजिए। मैं कोई कवर फायर नहीं दे रहा हूँ। मेरे लिए जैसे आप वैसे भारतीय जनता पार्टी। लीटर जो पेट्रोल है, जो अरे सर, तो क्या टेबल पर चढ़ जाए राज्यसभा की, जिसे हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है? जवाब दीजिए ना इसका। अगर 110 रुपए किलो पेट्रोल हो गया है तो संसद में चर्चा होनी चाहिए कि टेबल पर चढ़ के रूल बुक फेंकना चाहिए? क्यों इतना महंगा हो गया आज अर्थव्यवस्था? गजब बात कर रहे हैं। आपके पास इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि टेबल पर क्यों चढ़े। आपके पास इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये अमर्यादित आचरण क्यों? हाउस ऑफ एल्डर्स में आप टेबल पर चढ़ जाएंगे, आसन पर बुक मारेंगे। की आवाज को दबाना चाहती है, इसीलिए विपक्ष प्रताड़ित होकर के टेबल पर चढ़ जाएगा। बोलने के लिए कुंभकर्ण नींद से उठे, टेबल पर चढ़ जाएगा, फेंकनी पड़ी, रूल बुक फेंकनी पड़ी टेबल पर चढ़कर। मैं वही कह रहा हूं क्योंकि प्रताड़ित है। आप इतने तक जनता को प्रताड़ित देखिए आरपी सिंह साहब, तो आप कहते हो कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई कहां पर है? आपकी जीडीपी -23.9 पर है। आप आरपी सिंह साहब बताइए, क्या मोदी सरकार अहंकार में डूबी हुई है, विपक्ष की बात नहीं सुनना चाहती और ऐसे हालात पैदा करेगी कि प्रताप सिंह बाजवा को कुर्सी पर नाचना पड़ रहा है, मेज पर? देखिए दीपक भाई, एक बात बड़ा स्पष्ट समझे, आप हकीकत समझे है क्या। असल में लड़ाई चल रही है पंजाब की। पंजाब में सिद्धू प्रश्न उठा रहे हैं कैप्टन पर। कैप्टन आ रहे हैं यहाँ पर मोदी जी को मिलने के लिए, अमित शाह जी से मिलने के लिए,
और बाजवा जी अपनी वहां पर पहचान बना रहे हैं। असल में ये टग ऑफ वॉर चल रही पंजाब की, पर इन्होंने हद पार कर दी ये कर कर की जो नहीं करना चाहिए वो करिए। स्कूल के बच्चे भी नहीं करते ऐसे। स्कूल के बच्चे आपस जब लंच ब्रेक होता है, जब ऐसा इस प्रकार की हरकत नहीं करें, इस प्रकार की दीपक जी जरा इनको पूछिए ना, आपको टोका ये क्या, पेट्रोल की कीमतों पर चर्चा क्यों नहीं करना चरण सिंह सापरा साहब, चरण सिंह सापरा साहब, बहुत बार पेट्रोल पर यहाँ चर्चा हो गई, आप बीच में मत टोकिए। मैं कभी किसी को नहीं टोकने देता, मैं आपको आरपी सिंह जी को भी नहीं टोकने दूंगा। आपको नहीं कर रहा हूँ, पार्लियामेंट में जहाँ पर निर्णय होने हैं, आपके चैनल पर निर्णय नहीं होने दीपक जी। पार्लियामेंट अरे सर, पार्लियामेंट आपने चलने कहाँ दी? मुझे बताइए, पार्लियामेंट आपने चलने दी क्या चरण सिंह सापरा साहब? एक भी दिन आपने पार्लियामेंट चलने दी? इनको एक बार भी नहीं टोक रहे हैं, पूछिए ना इनको सवाल। इनको भी टोकूंगा, अगर ये गलत बोलेंगे इनको भी टोकूंगा। नहीं इनको पूछिए, दो दिन बाकी थे ना, 2 दिन बाकी थे तो चर्चा क्यों नहीं ली इन्होंने? बाकी की बिल तो इनके पास हुए थे, पूछिए इनको। थोड़ा पानी पी लो, बाकी थे ना, पानी पी लो। अच्छा बताइए, 2 दिन बाकी थे तो आपने पार्लियामेंट को पहले क्यों एडजॉर्न कर दिया? बताइए आरपी सिंह साहब। थोड़ा पानी पियो, गला सूख जाएगा पानी। दीपक भाई ध्यान करना, पहले क्यों खत्म किया वो बताइए। अरे सर जी, सपरा साहब ये गलत बात है, सपरा साहब ये गलत बात है। वो आपके बीच में नहीं बोले थे, अगर वो आपके बीच में बोलते तो उनको भी मैं टोकता। ये उत्तर दें कि 2 दिन पहले क्यों खत्म किया, मैं नहीं बोलूंगा। अरे आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो आपके सवाल का जवाब दे दें। आप तो एंकर के सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप तो सवाल पूछिए ना, मैं तो एंकर को ही कह रहा हूँ, पूछिए इनको 2 दिन। मैंने पूछ लिया, आप ही का सवाल पूछ लिया कि 2 दिन पहले क्यों एडजॉर्न किया। मैं उत्तर दे दूं। धन्यवाद। आपने ध्यान किया ये चर्चा किस विषय पे चर्चा के लिए सदन के अंदर बात हो रही थी? किसानों के मुद्दे पर ना। वेंकैया नायडू जी ने कहा ना कि किसानों के मुद्दे पर चर्चा कर लीजिए, आइए किसानों मुद्दे पर चर्चा करने। असली बात यह है कि किसानों के मुद्दे पर यह चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है किसानों के मुद्दे पर जब चर्चा करेंगे घेरे जाएंगे, इसलिए इन्होंने पैकेजेस का पैकेजेस पे भी चर्चा नहीं करने देंगे ये, क्योंकि पैकेजेस में जब जवाब दे रहे होते हैं तो एक कागज उठाकर फेंक देते हैं। और मैं कह रहा हूं आज आपके सामने, राहुल गांधी अगर हिम्मत है तो अपना मोबाइल फोन जाकर थाने में जमा कराओ जो आपके पास का तुगलक है, और वहां पे जांच के लिए बोलो कि जांच करें उनके फोन का। वो बोलते मेरे फोन में हथियार आ गया, तो जरा वो हथियार के लिए जांच करने देना। गजेंद्र सिंह शेखावत जी का मोबाइल फोन हैक हुआ था ना, उन्होंने अपना फोन दिया थाने में जाकर कि इसकी जांच होनी चाहिए। ये नहीं करेंगे। असल में इनको चर्चा करनी नहीं, ये सबके सब नौटंकी कर रहे हैं, किसानों के मुद्दे पे घिरे हुए हैं। क्योंकि इनके खुद के वहां के जो अध्यक्ष है पंजाब के, उसने क्या कहा? उसने कहा कि कैप्टन साहब ने पंजाब की मुसीबत भेज दी दिल्ली बॉर्डर पर। ये उनके 10 दिन पहले का बयान है। सिद्धू भी वही बैठे थे। और यही नहीं, 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा गुटका साहब की, गुटका हाथ में पकड़ा था, गुटका साहब बोला मैं 90,000 करोड़ रुपए की कर्जा माफी कर दूंगा। इससे पूछो ना, 1 रुपया कर्जा माफी की क्या पंजाब के अंदर? असली मुद्दा ये किसानों के मुद्दे पे, पैकेजेस पे, महंगाई पर, कोविड पर, ये किसी पे चर्चा करने तो आपने चर्चा क्यों नहीं करवाई? आपने चर्चा क्यों नहीं करवाई जिस नियम में ये चाहते थे? आरपी सिंह जी बताइए ना। मैंने कहा किसानों पे चर्चा के लिए कहा, कृपया करके वो वीडियो चला दीजिए। अरे पानी पियो। वो कहा इनको चर्चा करो, इनसे निवेदन किया आओ चर्चा करें। चेयरमैन कह रहे हैं हाउस के कि किसानों पर चर्चा करें। बोले नहीं, हमने नहीं करनी, हमने तो भंगड़ा डालना है, हमने तो डांस करना है, हमने तो डांस करना है। अरे ठीक है आरपी सिंह साहब, आप ही का सवाल मैं ले जाता हूँ चरण सिंह सापरा के पास। किया था इस बार बाजवा साहब डांस कर रहे हैं वहां पर, इनकी रेस चल रही है आम आदमी पार्टी के साथ। आप ही का सवाल मैं चरण सिंह सापरा साहब के पास ले जाता हूँ। चरण सिंह सापरा साहब, कल मंगलवार को जो राज्यसभा के अंदर हुआ, जब आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और आपके प्रताप सिंह बाजवा मेज पर चढ़ गए लोकसभा के राज्यसभा के महासचिव की, तब तो कृषक बिल पर ही चर्चा हो रही थी ना। वेंकैया नायडू तो ये कह रहे थे ना 267 में चर्चा कर लो, तब आप पीछे क्यों हटे? तब आप टेबल पर क्यों चढ़े? बताइए। मैं ठीक वही बताऊं, मेरे पास में संसद का पेपर यही पड़ा हुआ है, उस पर क्या लिखा हुआ है। ये कृषि बिल पर चर्चा नहीं करना चाहते थे, ये एग्री सॉल्यूशन एंड चैलेंजेस पर बात करना चाहते थे। बात तो वही थी ना, आप कृषक बिल पे बोलते भाई। नहीं, वो बात चरण सिंह सापरा साहब क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं चरण सिंह सापरा साहब? मेरी बात सुनने दीजिए पूरी तरह, मेरी बात सुनिए पूरी तरह। ये इस पर चर्चा नहीं करना चाहते थे,
पंजाब का जो है वो कैंसिल होंगे कि नहीं होंगे, ये इस पर चर्चा नहीं करना चाहते थे कि एमएसपी जो है जामा पहना जाएगा कि नहीं पहना जाएगा। दिल्ली के बॉर्डर पर बैठी कैप्टन साहब की तारीफ क्या कर बोली थी उसने। आरपी साहब इसमें मत बोलिए प्लीज, मैंने इनको भी उनको भी रोका था, मैंने चरणजीत छात्रा को भी रोका था। आरपी सिंह साहब प्लीज बीच में मत बोलिए। अपने पार्टी के बात नहीं करके इसी तरह से जिस तरह से ये अभी विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हैं, इसी तरह से विपक्ष की आवाज। चरण सिंह छात्रा और आरपी सिंह साहब दोनों का ऑडियो चला गया है। तीन काले कानूनों को रद्द करने पर बात नहीं करना चाहते थे, ये सिर्फ जलेबी की तरह गोल गोल करके और लहटा फैलाना चाहते थे। ठीक है, तभी आप और संजय सिंह टेबल में भंगार डाल रहे थे। अरे लहटा मत फैलाइए, चर्चा करनी है तो 4 मुद्दे हैं किसानों के, 4 मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पगड़ा डालने के लिए भेजा जाता, चर्चा करने के लिए भेजा जाता। आपने संसद को शर्मसार किया, आपने देश के लोकतंत्र के 135 करोड़ लोगों को शर्मसार किया, आपने 135 करोड़ लोगों को शर्मसार किया। जब आप ठीक है, मैं आप दोनों को रोकता हूं, आप दोनों एक दूसरे पर बोल रहे हैं, मैं आप दोनों को रोकता हूं और एक दर्शक के पास चलता हूं, वो क्या सोचती है इसके बारे में। अंशिका अग्रवाल नोएडा से, अंशिका क्या सोचती है राज्यसभा में जिस तरह से मेज पर चढ़ गए विपक्षी सांसद, क्या ये उचित था? सर देखिए, सबसे पहले तो भारत जो है, भारत में हम सब जानते हैं ना केवल लोकतंत्र है बल्कि भारत को ही दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी माना जाता है। लेकिन जिस तरह से मैं देख रही हूँ, जब से इस बार सदन स्टार्ट हुआ है तब से ही जब भी सदन की कार्यवाही होती है, विपक्ष किसी ना किसी मुद्दे को ढाल बनाकर हंगामा करना शुरू कर देता है। तो मैं यहाँ मौजूद विपक्षी नेताओं से पूछना चाहूंगी कि क्या उन्हें नहीं लगता कि वो ऐसा कर ना सिर्फ संसद का बल्कि हमारे देश का भी अपमान कर रहे हैं? और क्या अगर उन्हें किसी मुद्दे पर बहस करनी भी है तो वो आराम से भी तो कर सकते हैं, हंगामा करने की उन्हें क्या जरूरत है? और कल जिस तरह से विपक्षी नेता प्रताप सिंह बाजवा जी मेज पर चढ़कर उन्होंने रूल बुक फेंकी है, मुझे लगता है उन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी हैं। उन्होंने कोई भी ऐसी सीमा नहीं छोड़ी जिसे उन्हें पार ना किया गया हो। और इसके बाद में आज हमने जैसे कि देखा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी बताया कि इस बार संसद में सिर्फ 21 घंटे काम हुआ है, जिसमें 22% काम हुआ है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ विपक्ष के लिए नहीं बल्कि पक्ष के लिए भी शर्म की बात होनी चाहिए, क्योंकि हमने सरकार काम करने के लिए चुनी है। और लास्ट में एक बात और पूछना चाहूंगी कि अगर सांसद ही संसद की गरिमा को नहीं बनाएंगे, उसका अपमान करेंगे, तो आम जनता कैसे सम्मान करेगी और क्यों सम्मान करेगी? सीधे आमिर जमाई के पास चलता हूँ। आमिर जमाई साहब बताइए, आप विपक्ष से हैं, अगर सांसद ही संसद का सम्मान नहीं करेंगे तो आम जनता कैसे करेगी, बताइए। और कल जो कुछ किया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सांसदों ने, क्या आप उसको जायज मानते हैं? देखिए दीपक भाई, ये बहुत ही गंभीर और लोक लज्जा का विषय है कि आज हमारी संसद में जब इतना महत्वपूर्ण समय है, पूरे देश में इकोनॉमिक जो है कोलैप्स है, पूरे देश में किसान आज सड़क पर है, तो उस समय का जो उपयोग है संसद के अंदर, उसका सही से प्रयोग होना चाहिए था। और ये जो कुछ भी हुआ है, आपके पार्टी के लोगों ने भी यही किया है राज्यसभा और लोकसभा में। आमिर जमाई साहब, अखिलेश यादव को फोन करके बोलिए ये करना बंद करें। मेरी बात सुन लीजिए दीपक जी। दूसरी बात यह है, वेंकैया नायडू जैसा कमजोर उपराष्ट्रपति, आप दूरदर्शन में काम करते थे जिस जमाने में दीपक जी, तो उस वक्त सोमनाथ चटर्जी जी जो है सदन में थे, यूपीए 1 में कांग्रेस को और लेफ्ट को खूंटी पे टांग के काम करते थे। वेंकैया नायडू जी का यह फेल्योर है कि जो चर्चा विपक्ष पूरा देश चाहता है, चाहे वो स्वास्थ्य नीति पे हो, चाहे देश का किसान दिल्ली की सरहदों पे बैठा हो, लेकिन ये सरकार कॉर्पोरेट राज के पक्ष में खड़े होकर ये एक तरफा काम करना चाहती है। इसलिए जो विपक्ष का गुस्सा है, गुस्सा जायज है, तरीका गलत हो सकता है, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने क्या कहा, संसद में जब आप सवाल जो पूछे जाएंगे तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते थे कि टीम इंडिया है हम, जो पूरा देश के संसद हैं। एक तो आपने विपक्ष के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, लोकसभा का सारा बजट छीन लिया, उनको आपने जो है, उनको आपने किसी लायक नहीं छोड़ा। और संसद में आप आरएसएस का हेडक्वार्टर समझते हो, आरएसएस का हेडक्वार्टर है संसद।
अरे राम मनोहर लोहिया जी कहते थे अखिलेश यादव क्यों आते हैं हेडक्वार्टर में? हामिद जमाई जी, आरएसएस का हेडक्वार्टर है संसद, तो अखिलेश यादव क्यों आते हैं आरएसएस के हेडक्वार्टर में? अच्छा ठीक है, मैं माधव आनंद के पास चलता हूँ। माधव आनंद जी, आपने तीनों को सुना, अगर वाकई हामिद जमाई के हिसाब से आरएसएस का हेडक्वार्टर है संसद, तो अखिलेश यादव क्यों आते हैं वहां पर? आप ये सवाल बनता है हामिद जमाई से कि नहीं बनता? वेंकैया नायडू जी, दीपक जी ने प्रश्न मुझसे पूछा, मैं जवाब दे दूं? मैं जवाब देता हूं। सबकी बातों को ये नौटंकी। अरे आप महामहिम उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, थोड़ी सभ्यता रखिए। आप महामहिम उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, थोड़ी सभ्यता रखिए। भारत के संविधान में कम से कम इतना भरोसा रखिए। माधव आनंद जी प्लीज, सिर्फ माधव आनंद की आवाज। हाँ दीपक जी, 17वीं लोकसभा का छठा सत्र, जो आदरणीय स्पीकर साहब ने भी कहा कि कामकाज के हिसाब से अच्छा के अनुरूप विपक्षी नेताओं द्वारा, कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष जो पूरा जो एकजुट हुआ था, जिस तरह का बिहेवियर उसने किया, लोकतंत्र को करने वाला है। मुझे तो लगता है कि इन लोगों पे आपराधिक मुकदमा भी चलना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र और संसद की गरिमा को अगर कोई भंग करता है, और लोकतंत्र संसद का जब सत्र चलता है तो हित के मुद्दे पे ही डिस्कशन होता है। सरकार ने पूरी कोशिश की कि गतिरोध को दूर किया जाए, लेकिन ये विपक्ष के लोग चाहते ही नहीं थे, चाहे किसान का मुद्दा हो या पेगासस का मुद्दा हो या तमाम अन्य तरह के मुद्दे हो जहां चर्चा हो। ये लोग महंगाई की बात करें, सरकार ने कहा कि आप आइए संसद चलने दीजिए, हर चीज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनको पता है कि इनके पास न नेता है न इनकी नीति है, ये इनके पास कुछ भी नहीं है, और यही मुद्दा विहीन विपक्ष हो चुका है। यही कारण है कि लगातार इन लोगों को विपक्ष में बैठने की आवश्यकता पड़ रहा है। और 2024 में भी मैं इन लोगों को एडवांस में कहना चाहता हूं, जिस तरह का रवैया है, आप लोग विपक्ष में ही बैठने का काम करेंगे। देश हित सर्वोपरि है, देश हित से अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो जनता जनार्दन कभी माफ नहीं करेगी। और जो आप लोगों ने किया है इस बार लोकतंत्र में, एक दिन भी सत्र सही से नहीं चला है। अरे आपको जो मुद्दे उठाने थे, आप डंके की चोट पे बहस करते वहां, लेकिन आप लोकतंत्र के मंदिर में मेज पे चढ़ जाते हैं। पूरी जनता देख रही है आपको। ठीक है, संजीव श्रीवास्तव जी के पास चलता हूं। संजीव जी माफ कीजिएगा, मैं सबसे आखिरी में आपके पास आ रहा था। मैं चाहता था आप चारों लोगों को सुन ले। अब मुझे ये बताइए, चारों को सुनने के बाद गलत कौन है ज्यादा, सत्ता पक्ष या विपक्ष? गलती दोनों की, पर ज्यादा गलत कौन है? सबसे पहली बात तो जो आपके आज की देश की बात में जो सवाल है कि क्या ये सही है कि गलत है कि वो मेज पे चढ़ के उन्होंने रूल बुक है कि ये किया वो किया, उस पर तो शायद ना कोई सत्ता पक्ष वाला ना कोई विपक्ष वाला, कोई भी सही नहीं कह रहा। इवन एक जो समाजवादी पार्टी के नेता बोले, उन्होंने भी कहा गुस्सा सही था, तरीका जायज नहीं था। तो इस बात को तो कोई सही ठहरा ही नहीं सकता, जिस तरह से विपक्ष एक तरह से अराजकता पैदा कर रही है और इस तरह की हरकत कर रही है सदन में। लेकिन इसके साथ साथ मैं हमेशा इसमें सरकार की गलती ज्यादा मानूंगा। सरकार की गलती इसलिए ज्यादा मानूंगा कि सरकार का काम है विपक्ष को के साथ विश्वास में ले, सदन चलाए। आप बार बार लोकतंत्र के मंदिर की बात कर रहे हैं, सदन की गरिमा की बात कर रहे हैं। दर्शक महोदया जो इतना अच्छी बोली, उन्होंने भी कहा हम सबसे बड़े लोकतंत्र है, लेकिन हम लोकतंत्र की नींव को तो खोखला करे जा रहे हैं। आप देखिए पार्लियामेंट के अंदर अब बिल, पार्लियामेंट्री कमेटी के पास पहले के मुकाबले 10% भी नहीं जाते चर्चा के लिए। जो आईटी कमेटी की बैठक थी जिसको पेगासस का डिस्कस करना था, वहां बीजेपी के मेंबर्स पहुंच के भी उन्होंने कोरम नहीं होने दिया, साइन नहीं किया, जैसे कि अनुपस्थित है। तो पार्लियामेंट की हर संस्था का, हर कमेटी का एक तरह से सर तो हाथ गिरा रहे, मतलब तो चालाकी से जहां जहां कर जाए वो तो ठीक है, लेकिन चूंकि ये सबके सामने में इसमें नाचे तो ये गलत है। तो ये तो बात गलत है ना, तू डाल में पात। तो बात यह है कि अगर लोकतंत्र की मर्यादा रखनी है, सदन की गरिमा रखनी है, संसद की गरिमा रखनी है, तो सरकार को पहल लेनी पड़ेगी। विपक्ष चाहे कितनी भी कम संख्या में हो, उसको समुचित आदर देना पड़ेगा, उसकी बात सुननी पड़ेगी। अगर वो राष्ट्रीय बहस चाहते थे तो क्यों नहीं करवाई गई बहस? तो मुद्दा ये, और विपक्ष का काम सदन को रोकना ही होता है। जब बीजेपी विपक्ष में भी यही करती थी, तो ये आज कोई होलियर देन दाओ एटीट्यूड नहीं कर सकते। ठीक है, वो मेज पे चढ़ के नहीं नाचे होंगे, लेकिन उन्होंने भी सदन को रोका, उन्होंने भी नहीं चलने दिया। और ये किसने नहीं चलने दिया? अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जैसे इतने गरिमापूर्ण नेता जबकि सदन में थे, तब नहीं चल पाता था सदन। तो ये तो विपक्ष का एक तरह से प्रेरोगेटिव है, जैसे सरकार का प्रेरोगेटिव है सत्ता को चलाना, नीति बनाना, मंत्रिमंडल का गठन, प्रधानमंत्री का। तो विपक्ष का प्रेरोगेटिव है कि सदन को अवरुद्ध करना अगर उनकी बात नहीं सुनी जा रही।
तो संजीव जी आपको प्रणाम करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। वाह वाह, क्या सरकार बात को है, लेनी क्या बात पड़ेगी है। कि कैसे सदन अच्छी तरह चलाया जाए। ठीक है, मैं सीधे आरपी सिंह साहब के पास चलता हूं। आरपी सिंह साहब, संजीव जी ने दो एग्जाम्पल दिए। सबसे पहला कि सिर्फ 10% बिल अब स्टैंडिंग कमेटी में जाते हैं जहां पर बिलों पर व्यापक चर्चा होती है, और दूसरा पेगासस पर आईटी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक, सेलेक्ट कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी की, और पेगासस पर आईटी की जब बैठक थी आईटी की पार्लियामेंट्री कमेटी की, तब विपक्षी सांसदों ने नहीं, बीजेपी के सांसदों ने कोरम पूरा नहीं होने दिया। तो ये भी तो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के साथ सैबोटेज है। आप उनके असली मुद्दे पे छोड़ गए। उन्होंने अरुण जेटली जी को सुषमा स्वराज जी का नाम दिया। संजीव भाई, मैं आपको ध्यान में ला दूं, जब अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी ने वहां पर सदन में विरोध किया था, तो सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर आ चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने 2G स्कैम के अंदर ऑर्डर दे दिया था, और उसमें भ्रष्टाचार का मामला खुल चुका था, और इसलिए कहा जा रहा था कि आप जेपीसी उठाइए। वो मामला यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक पेगासस के मामले में कोई आदेश नहीं दिया, अभी उनके तत्वाधान में है मामला। तो इसलिए ये फर्क है। यहाँ पर उल्टा मामला हो रहा है। यहाँ में मामला है, कोर्ट की भी नहीं मानेंगे, और सदन के अंदर अगर जवाब दिया जाता है मंत्री जी के द्वारा, तो उनके हाथ से कागज देकर फेंक दिए जाते हैं, और जब चर्चा की बात की जाती है तो वहां पे हौला किया जाता है। अब मैं आता हूं आपके उस प्रश्न पे जिसमें आपने कहा कि वहां पर स्टैंडिंग कमेटी में बिल जाते हैं, जो रिक्वायर्ड बिल है सबके सब स्टैंडिंग कमेटी में जाते हैं, वहां चर्चा भी होती है, वहां विषय के एक विषय में चर्चा भी होती है। और पेगासस पे तो मंत्री जी ने पार्लियामेंट के सदन में जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने पेगासस का सॉफ्टवेयर नहीं इस्तेमाल किया, ये उन्होंने कहा, तो नहीं, इनको तो विषय नहीं चल। उनके बयान में ये नहीं है कि सरकार ने नहीं लिया। मैंने कहा सर, मैंने एक मिनट संजीव भाई, आप कृपा कर आप जो आईटी मंत्री जी ने शुरू में कहा था वो जरा ध्यान से सुन लें। उसमें बड़ा स्पष्ट कहा कि हमने पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किसी भी इलीगल काम के लिए नहीं किया, देश में कभी किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं हुआ। और ये भी आप भी जानते हो कि मैं इस पेगासस वाला विषय थोड़ा आपके लिए भी स्पष्ट कर देता हूँ। पेगासस सॉफ्टवेयर सिर्फ बेचता है, वो नंबर किसका होगा वो पेगासस के पास नहीं होता। तो इसलिए क्योंकि भारत सरकार ने नंबर डिस्क्लोज कर दिए क्या, वो जो नंबर है वो भारत सरकार ने कर दिए क्या। और दूसरा, किसने कहा एमनेस्टी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड है सर, वो कोई एमनेस्टी इंटरनेशनल कोई एनजीओ नहीं है। वो कैसे तहकीकात करेगी कि ये फोन ठीक, ये फोन का हैकिंग हुई नहीं हुई। और जो मैंने बात शुरू में कर रहा हूँ ना, राहुल गांधी जी को जिसको भी शक है अपना फोन जाकर दे। उसमें हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने अपना फोन दिया था, नहीं दिया था? जब अशोक गहलोत जी की सरकार ने उनके हैकिंग की, उनके ओएसडी ने कहा कि हमने हैकिंग की, तो शेखावत जी ने अपना फोन जाकर दे दिया और कहा भैया चेक करना चाहिए, हमारा फोन हैक हो रहा है, जरा इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर एफआईआर दर्ज करें। वो सब नहीं करेंगे ना। मैं संजीव भाई, ईमानदारी से इनका इश्यू ये था कि ये इस बार संसद नहीं चलना देना चाहते थे, क्योंकि इनका टारगेट यूपी चुनाव, पंजाब चुनाव है। ये किसानों के मुद्दे की चर्चा नहीं करना चाहते थे। मैं भी कह रहा हूँ कि मेरा चैलेंज करें दीपक भाई, एक दिन जिस दिन आप जिस नेता को, संजीव भाई को मॉडरेटर बनाना, मैं किसानों के बिल पे एक एक विषय पे चर्चा करने को तैयार हूँ। ये नहीं चर्चा करेंगे, ना ये कांग्रेस वाले चर्चा करेंगे, ना ये सदन में करना चाहते हैं, ना सदन के बाहर करना चाहते हैं। जो सदन के बाहर होना चाहिए वो सदन के अंदर हो रहा है, जो सदन में होना चाहिए वो सदन के बाहर हो रहा है। वहां बाहर किसान पार्लियामेंट लगाकर बैठे हैं, ये जो सदन के बाहर हंगामा होना चाहिए, ये वहां पर आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। प्रताप सिंह बाजवा, नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर सिंह, इनकी रेस चल रही है। ठीक है, मैं सीधे सापरा साहब के पास चलता हूं। सापरा साहब, दो सवाल मेरे। सबसे पहला सवाल, कल कश्मीर में राहुल गांधी ने कहा कि भाई मुझे सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। कौन सा दिन था जब राहुल गांधी के नाम पर एक नोटिस गया है या राहुल गांधी ने सदन में खड़े होकर हाथ उठाया कि हाँ इस विषय पे मैं बोलना चाहता हूं? दूसरा मेरा सवाल आपसे यह है कि जो भी हालात बने हैं संसद के अंदर, क्या आपको नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म के लिए संसद की छवि उससे खराब हुई है? और लोगों का, जैसा मेरे एक दर्शक ने कहा कि मेरा विश्वास नहीं रहा आप संसद पर, या क्या मानदंड हम तय कर रहे हैं हमारे? पूछ लीजिए, फिर मैं उत्तर देता हूं, क्योंकि आप क्या मानदंड तय कर रहे हैं हमारे डेमोक्रेसी में हमारी जनता के लिए? देखिए, मानदंड ये भी है, हमारे भारत की पार्लियामेंट का नियम है 267 जो नियम है वो भारत की पार्लियामेंट का नियम है। एडजर्नमेंट मोशन विपक्ष ला सकता है, ये कोई पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नियम नहीं है। अगर उसके तहत विपक्ष के अनेक नेता हर मुद्दे पर लिख करके सरकार को देते हैं तो सरकार उस नियम पर आकर
विषय पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहती है, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि जब 19 दिन का ये सेशन था, सत्र था, तो उसको 17 दिन में आपने कर्टेल कर दिया। आप बचे हुए 2 दिन जो है उसके ऊपर ये 5 विषयों पर आप चर्चा कर सकते थे, क्यों नहीं की? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इस पे आज उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है। तीसरी बात, जो जेडीयू के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी को कवर फायर दे रहे थे, उनके चीयर लीडर बने हुए थे, हठधर्मी का एक उदाहरण ये भी है कि उन्होंने जातिगत जनगणना, ये तो नीतीश कुमार और जेडीयू की मांग है ना, उसके ऊपर भी ये सरकार ने मान्य नहीं किया है। तो हठधर्मी वो विपक्ष के साथ ही नहीं, सत्ताधारी पार्टी और उनके जो अलायंस पार्टनर है उनके साथ भी दिखा रहे हैं। आपको ये भी याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक मेंबर पार्लियामेंट ने कल ही इस विषय पर, उन्होंने भी पार्लियामेंट के अंदर चर्चा करते हुए जातिगत जनगणना पर उन्होंने सरकार के विपरीत भाषण किया है। तो ये जो जनता की आवाज है, इसको अगर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार दबाना चाहती है तो ये दबने वाली नहीं है। ये आवाज उठेगी, उठती रहेगी, और श्री राहुल गांधी हर विषय पर ये आवाज उठाएंगे, कभी ट्रैक्टर के माध्यम से, कभी साइकिल चला करके, और कभी सदन के अंदर चिल्ला करके, और कभी सदन के बाहर सड़क से लेकर के संसद तक कांग्रेस पार्टी जनता के विषयों को लेती रहेगी। जनता की मांग है, उसको लेकर के हम उजागर करते रहेंगे कि ये हठधर्मी सरकार है, ये लोकतंत्र का अपमान कर रही है, अवमानना कर रही है। ये विषय लेकर के हम आज नहीं, बार बार जनता के बीच जाते रहेंगे। ठीक है, आप ही का सवाल मैं प्रेम शुक्ला जी से भी पूछ लेता हूं। प्रेम शुक्ला जी, 19 दिन का सदन था, आपने 17 दिन में क्यों खत्म कर दिया? क्योंकि सरकार हठधर्मी है, बहस नहीं चाहती है? आप ही का सवाल है सप्रा जी। है ये तो आपने देख ही लिया। नहीं, संसद में जिन विषयों पर प्रक्रियागत हम चर्चा करने के लिए पहले दिन से तैयार थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने, आदरणीय अन्य मंत्रियों ने, बारंबार लोकसभा अध्यक्ष स्वयं और राज्यसभा के सभापति, इन सब ने बारंबार कहा कि आप आइए, प्रक्रिया के अनुकूल आप सारे विषयों पर चर्चा कीजिए, सरकार सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। ये नहीं तैयार हुए, और वही जो है जब चर्चा के लिए तैयार हुए तो पिछड़ी जातियों के संदर्भ में जो 127वां संशोधन आया, उस पर सारे बैठकर चर्चा करने के लिए तैयार हुए, तो चर्चा हुई कि नहीं हुई? तो चर्चा से भागा कौन? कब जो है सरकार ने कहा कि सरकार की तरफ से, ट्रेजरी बेंच की तरफ से बहुत लोगों ने हंगामा कर दिया, ऐसा दृश्य है कोई? बेंच पर चढ़कर हंगामा कौन मचा रहा था? सभापति महोदय की तरफ जो है रूल बुक कौन फेंक रहा था? ये सत्ता पक्ष के सांसद थे कि विपक्ष के सांसद थे? और आप संसदीय परंपराओं और मूल्यों की पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक कसमें खाते हैं। आप सत्ता में बहुत दिनों तक रहे हैं, अब जो है सभापति महोदय पर रूल बुक फेंकना, या अब आपका जो है प्रोटेस्ट का नया संवैधानिक तरीका हो गया है? संविधान को आप नए सिरे से पढ़ लिया है, संसदीय गरिमा का जो है अवमूल्यन करना आपने सुनिश्चित कर लिया है। आप संसदीय गरिमा को गिराने वालों के समर्थन में जिस तरह से आक्रामक मुद्रा में खड़े होते हैं, वो इस बात को सिद्ध करता है कि संसदीय गरिमा की आपको कोई जो है बिल्कुल जो है फिक्र नहीं है। आपको फिक्र सिर्फ है कि हम किस तरह से कहीं वोट बैंक क्रिएट कर ले, और उस वोट बैंक का लाभ लेके हम किसी तरह से सत्ता की सीढ़ियाँ चढ़ जाए। सत्ता की सीढ़ियाँ चढ़ते समय आप जो सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं ना, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। इस तरह आप जो है संसद की सारे मूल्यों की अवमानना करना और उसके बाद उसका आक्रामक बचाव करना कि हमने बहुत अच्छा किया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो संसदीय परंपरा की बात करते थे वो ठीक नहीं थी, और अब आप जो है सारी संसदीय परंपरा के लिए उदाहरण जो विपक्ष के नेताओं ने उस समय किया, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी कोई नेता बेंच पे खड़ा होकर किसी पे रूल बुक फेंक रहा हो, ऐसा दृश्य भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के ज़माने तक कभी नहीं हुआ है। हम बहस करते हैं, अटल जी जो हैं वो विपक्ष में बैठे और वर्षों तक किस तरह से सकारात्मक विपक्ष का कार्य होता है, ये 1-2 दिन नहीं, वर्षों तक पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर और शुरू के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के शुरू के कुछ वर्षों तक आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय संसद की विपक्ष की परंपरा का और सत्ता में बैठने पर सत्तारूढ़ दल की परंपरा का कैसे संवाहन होना चाहिए, इसके प्रतीक रहे हैं। वो जाकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के तरफ जो है विपक्ष के सारे
जो विरोध है उसको जो है उस विमर्श को देसी भारतीय सीमा में छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के हितों पर ताल ठोक कर खड़े हो जाते थे। आज क्या हो रहा है? चोरी चोरी चुपके आप डोकलाम होगा तो चोरी चोरी चुपके मिलने चले जाएंगे, फोटो नकार देंगे, फिर स्वीकार लेंगे। तो सब ये विपक्ष की भूमिका नहीं है, ये अपेक्षा नहीं थी विपक्ष की भूमिका। ठीक है, सीधे रागिनी के पास चलता हूं। रागिनी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कल आपने कहा था कि भाई संसद मंदिर है, भाई इस मंदिर का अनादर तो रोज हो रहा है और इतना अनादर हुआ कि हाउस को 2 दिन पहले स्थगित करना पड़ा। दीपक जी, कल आपने मुझसे यही सवाल पूछा था और आज वेंकैया नायडू जी ने भी एक बार फिर संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा है, यही उपमा दी है। तो यहीं से शुरू करना मुझे लगता है लाजमी होगा। देखिए, लोकतंत्र में कहा जाता है कि जनता ईश्वर का स्वरूप है, जनता प्रभु की मूरत है और इसीलिए संसद को लोकतंत्र के मंदिर की उपमा दी जाती है। लेकिन जब मंदिर में पुजारी ना बैठे हों और पाखंडियों का कब्जा हो जाए, जो कि जनता जनार्दन की उपासना करने के बजाय प्राण प्रतिष्ठा पर ही आघात करने लगे। रागिनी जी, माफ कीजिएगा, आपको टोक रहा हूं, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं ऐसे चर्चा नहीं करूंगी। आपने 4 मिनट तक प्रेम शुक्ला को सुना, तब तक आप जुड़ी नहीं थी। 40 सेकंड भी नहीं बोल पाई और आपने मुझे टोक दिया। तब तक आप जुड़ी नहीं थी रागिनी जी। बोलने का समय देंगे तो बोलूंगी, अन्यथा मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं। आप एक जैसा बर्ताव करें कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ता के साथ, तो मैं इस डिबेट आपने 8:30 से 9 की डिबेट नहीं देखी क्या रागिनी जी? ने बोल लिया, आपने 8:30 से 9 की डिबेट नहीं देखी क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने 8:30 से 9 की डिबेट नहीं देखी। हर कांग्रेस का प्रवक्ता है बोलने लगा है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने फैशन बना लिया है। भले से आपको कितना भी टाइम दे, कल आप सबसे ज्यादा बोली बहस में, उसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम है। 4 मिनट तक सुना कि नहीं सुना, दर्शकों ने देखा। अरे तब तक आप जुड़ी नहीं थी मैडम, मैं क्या करता? मुझे आपने सवाल पूछा तो मुझे जवाब। चलिए आप खत्म करिए, मैं फिर सवाल पूछता हूँ आपसे। लीजिए टाइम आप। पहले मुझे बोलने दीजिए और मैं मतलब आपने एक प्रवक्ता को रोंदू कहा था, मुझे लगता है सबसे ज्यादा रोंदू आजकल कांग्रेस के प्रवक्ता हो गए हैं और हर बात पर होते हैं। आप सबसे ज्यादा पक्षपाती एंकर होंगे तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं को आपत्ति दर्ज करनी पड़ेगी। आप निष्पक्षता से एंकरिंग करिए। आपकी मेरी निष्पक्षता मुझे कांग्रेस के प्रवक्ताओं से नहीं पूछनी। माफ कीजिएगा रागिनी जी, मुझे मेरी निष्पक्षता कांग्रेस के प्रवक्ताओं से नहीं पूछनी। नहीं लीजिए तो आप बुलाइए। आप जितने साल प्रवक्ता नहीं होंगी, उससे 3 गुना साल से मैं एंकरिंग कर रहा हूँ। आप जब से प्रवक्ता नहीं बनी, आप नई प्रवक्ता बनी है, मैं 30 साल से एंकरिंग कर रहा हूँ और मुझे कांग्रेस के प्रवक्ताओं का या बीजेपी के प्रवक्ताओं का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इतना पक्षपाती दौर मैंने भी पहली बार देखा है। ठीक है, तो आप पक्षपाती ही चलेगा, अब पक्षपाती ही चलेगा। ठीक है, अब पक्षपाती ही चलेगा। 1 मिनट बोलने दीजिए, उसके बाद दोबारा सवाल पूछिए। मतलब ऐसे रोंदू प्रवक्ता मैंने आज तक नहीं देखे कभी। मैंने ऐसे बायस एंकर कभी नहीं देखे। आप जैसी पत्रकारिता करने वाले भी एंकर कभी नहीं देखे। आप मत लगाइए। मुझे अपनी पत्रकारिता पर कांग्रेस से स्टैंप लेने की कोई जरूरत नहीं है। कृपया मेरी डिबेट की आजकल तो काउंटर सवाल पूछना भी, पत्रकार वो होता है जो सवाल पूछता है, आजकल तो काउंटर सवाल पूछना भी अपराध हो गया है। जनता के सवाल पूछना संसद में और आपके चैनल पर, ये हमारा फर्ज है और हम इसे निभाएंगे। आपको रोंदू लगे चाहे ना लगे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मेरा सर्टिफिकेट मुझे मेरी जनता और दर्शक दे देते हैं। रागिनी जी चिंता मत करिए, आप अपनी बात कहिए। दीपक जी, भाजपा का प्रवक्ता ऐसे घटिया शब्दों का प्रयोग करे तो सुना जा सकता है क्योंकि उनकी प्रवृत्ति है, पर एंकर इस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ताओं पर ठप्पा लगाएगा तो बिल्कुल नहीं सुना जाएगा। आप मत करिए ऐसा। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ दीपक जी, और मैं ये सब कहना नहीं चाहती हूँ। आप मेरी बात सुनिए। कल भी आपने यही किया, आज भी आपने यही किया। बोलिए, आप अपनी बात करिए। अब आप मुझे बोलने दीजिए। तो मैंने कहा कि जनता जनार्दन प्रभु की मूरत है और लोकतंत्र में संसद जो है, अब ये बीच में बोलने लग गए। प्रेम जी छोड़ दीजिए। जनता जनार्दन प्रभु की मूरत है और संसद आपसे इतना पूछ रहे हैं, लेकिन इस मंदिर पर पुजारियों की जगह पाखंडियों का कब्जा हो गया है। पाखंडियों का कब्जा हो गया है जो जनता जनार्दन की उपासना नहीं करना चाहते। ये गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल के नियम से नहीं चलना चाहते। ये जनता की जो प्राण प्रतिष्ठा होती है लोकतंत्र में, उसी पर आघात करने वाले लोग हैं। तो कांग्रेस पार्टी मूक दर्शक बनकर ये कतई नहीं होने देगी, नहीं देखेगी।
और मैं जरा आंसुओं पर भी बोलना चाहती हूँ। अभी बड़ी देर से मैं 8:30 का भी शो देख रही थी, आप कह रहे थे वेंकैया नायडू जी भावुक हो गए, और वेंकैया नायडू, भाई देखिए, अपनी सुविधा के हिसाब से राजनीतिक मौका परस्ती को नींव बनाकर आंसू ढुलका लेना भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की मैं समझती हूँ बहुत बड़ी प्रतिभा है। तो आंसू उस दिन नहीं टपके वेंकैया नायडू जी के जब सितंबर 2020 में इन्हीं काले कानूनों को राज्यसभा में बहुमत न मिलने पर वॉइस वोट के माध्यम से पारित किया गया। सारा विपक्ष कहता रहा कि वोट डिवीजन करके दिखाइए, नहीं किया गया। संसदीय मान्यताओं का पूरी तरीके से हनन हुआ उस दिन, तब आंसू नहीं बहे। जब 600 किसानों की शहादत हो गई, आंसू नहीं बहे। गंगा जी के पट गए लाशों से आंसू नहीं बहे। कोरोना के दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के कारण लगातार लोग एक एक सांस को मोहताज होते थे, तब आंसू नहीं बहे। तो अगर चिर निद्रा में सरकार सोएगी तो भगत सिंह की तरह हमें धमाका भी करना आता है, गांधी जी की सीख पर चलते हुए अन्याय का पुरजोर विरोध करना भी आता है, ये मोदी जी ना भूलें। अच्छा, आपने कहा जनता जनार्दन प्रभु की मूर्त होती है लोकतंत्र में। उसी जनता जनार्दन ने तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को चुना है संवैधानिक प्रावधानों के तहत। तो आपने उसी जनता जनार्दन की चॉइस पर रूल बुक मार दी। ये कौन सी बात हो गई? ये कौन सी प्रभु की मूर्त का सम्मान हो गया? ये भी बता दीजिए रागिनी जी। भाई इसी अप्रैल की बात है, उड़ीसा विधानसभा में भाजपा के विधायकों ने चप्पल फेंक मारी थी स्पीकर से, तो अपने गिरेबान में झांक ले। अच्छा, वो करेंगे तो आप भी करेंगे। एक मिनट, नोट की गड्डियां उछाली गई थी इसी संसद में निकाल के थैलों से, वो भाजपा का कृत्य याद करिएगा। तब संसद की मर्यादाओं का हनन नहीं हुआ। लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी के नेता अगर किसानों की पीड़ा समझते हुए किसानों की फसल और नस्ल को बचाने के लिए मोदी जी के अहंकार और किसानों के अधिकार की लड़ाई में किसानों के साथ खड़े होने के लिए अगर कोई कदम उठाते हैं तो वो तो खराब लगेगा ही भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ये किसान विरोधी सरकार है, ये महिला विरोधी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ठीक है, आप अपनी सुविधा के हिसाब से जवाब देंगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। जुनैद भाटी दिल्ली से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। जुनैद, क्या कहेंगे, जो संसद में हुआ क्या उचित है और कौन जिम्मेदार है ज्यादा, सत्ता पक्ष या विपक्ष? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने शो पर आमंत्रित करने के लिए। मैं कहना चाहता हूँ, कृषि कानूनों, तेजाब जासूसी विवाद सहित कई अन्य मुद्दों पर विपक्षी सांसदों के हमला करने की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है। आज राज्यसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति वेंकैया नायडू जी भावुक हो गए। सभापति वेंकैया नायडू जी ने बताया कि मंगलवार का घटना का जिक्र करते हुए बताया कि कृषि कानूनों के विरोध में विपक्षी सांसद राज्यसभा की मेज पर चढ़ गए और कई अन्य सदस्य राज्यसभा की मेज पर खड़े हो गए। इसकी वजह से इस राज्यसभा की सारी पवित्रता खत्म हो गई थी और उन्होंने कहा कि संसद में हंगामा करने वाले विपक्षी सांसदों को कार्यवाही की जाएगी। ठीक है जुनैद, मैं यहीं पे रोकूंगा क्योंकि आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। माधव जी बताइए, अगर जनता जनार्दन प्रभु की मूर्त है तो जिस जनता जनार्दन ने उपराष्ट्रपति को संवैधानिक तरीकों से चुना, उन पर किताब मारना कितना जायज है? उनकी तरफ रूल बुक फेंकना कितना जायज है? दीपक जी, सब पार्टियां मानती हैं कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन भगवान की तरह है और रागिनी जी का भी बड़ा मैं सम्मान करता हूं और मुझे लगता है कि जब भी डिबेट में तो एक सब शिष्टाचार के नाते मुझे लगता है कि सबकी बातों को सुननी चाहिए। जनता जनार्दन को जब आप भी भगवान मानते हैं तो यही जनता जनार्दन ने एनडीए की सरकार को जो है सो पूर्ण बहुमत दिया है और पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार ने ही जो है सो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चाहे जो भी संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति हैं उनको चुनने का काम किया है। आप जनता की इश्यूज की बात कर रहे हैं, सरकार तो चाहती है कि हर विषय पे जैसे बहस हो, सार्थक बहस हो। सार्थक बहस तभी होगी जब विपक्ष सहयोग करेगा। जब विपक्ष का रवैया ही सही नहीं है, विपक्ष नहीं चाहता है कि जनहित के मुद्दे पे लोकसभा राज्यसभा में बहस हो, तो सरकार चाह के भी गतिरोध नहीं दूर कर पा रही है। आपको कॉपरेट करने की आवश्यकता है, आप विपक्ष में हैं। मुझे लगता है कांग्रेस को राजनीति करना भी नहीं आता है। मुझे लगता है राजनीति करना भी भूल गए हैं ये लोग। जिन मुद्दे पे बहस होनी चाहिए थी, अपने बातों को तो अच्छे ढंग से रख सकते थे राहुल गांधी जी। मुझे लगता है ना राहुल गांधी जी को देश की चिंता है, न तमाम अन्य विपक्ष के लोगों को देश की चिंता है। इन लोगों को चिंता है सिर्फ है एक परिवार का और राहुल गांधी कैसे प्रधानमंत्री बने या गांधी परिवार कैसे आगे बढ़े, सिर्फ इसी चीज की चिंता है। अगर देश की चिंता रहती, अगर महंगाई की चिंता रहती, किसानों की चिंता रहती, तो आप निश्चित रूप से डिबेट में पार्टिसिपेट करते, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, और जनता आपकी बातों को सुनती। अगर आपके बातों में दम रहता तो जनता
आशीर्वाद भी देने का काम करती है। यहाँ आप नकारात्मक राजनीति कर रही हैं, आप नहीं चाहती हैं, आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती हैं। इसे ऐसा लगता है कि आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, आप जो है सो बहस से भागना चाहती हैं, आप बहस से भागना चाहती हैं। और यही कारण है रागनी जी, आप तो अच्छे प्रवक्ता भी हैं, मैं भी डीयू में रहा हूं, आप तो डीयू यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी रही हैं, मैं मौका भी मिला आपसे मिलने का, लेकिन आप भी इस चीज को जानती हैं कि अगर मौका मिलता है लोकसभा राज्यसभा में, हमेशा तो मौका नहीं मिलता है। आप अपनी बातों को जैसे अच्छे ढंग से रख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस की नियति ही सही नहीं है। कांग्रेस चाहती ही नहीं है कि देश हित के जो मुद्दे हैं वो लोकसभा राज्यसभा में बहस हो, और यही कारण है जनता भी उब चुकी है कांग्रेस से। एक के बाद एक स्टेट आप देख लीजिए कांग्रेस की क्या हालत है, बिहार में कांग्रेस की क्या स्थिति है। और दीपक जी एक बात मैं कहना चाहता हूँ, पिछले जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे उन्होंने जनता दल यूनाइटेड की कुछ बातें कही, जो जातिगत जनगणना की बात, मैं कहता हूं कि हम लोग का नेचुरल अलायंस है, जनता दल यूनाइटेड का बीजेपी के साथ नेचुरल अलायंस है, लगभग 16-17 साल से हम लोग अलायंस में हैं, ये बात कहने में मुझे कोई इत्तेफाक नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां मुझे पार्टी की ओपिनियन कुछ और है, बीजेपी कुछ और ओपिनियन है, और हम लोगों ने जातिगत जनगणना की मांग की है, प्रधानमंत्री जी को लिखा है, और मुझे पूर्ण उम्मीद है, मेरी पार्टी को पूर्ण उम्मीद है आदरणीय प्रधानमंत्री जी संज्ञान में लेंगे। और रागनी जी मुझे अजीज खान जी के पास जाना होगा, वरना अनफेयर होगा उनके साथ। मैं अजीज जी से सवाल ले लूं, फिर टाइम होगा ब्रेक से पहले, तो आपका जरूर आऊंगा। अजीज खान साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या विपक्ष नकारात्मक राजनीति कर रहा है? और दूसरा, अगर अखिलेश यादव जी यही सब बातें जिनको लेकर एसपी लगातार विरोध कर रही, यही सब बातें सदन में कहते तो उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, उनकी बात करोड़ों लोग सुनते, पूरी देश सुनता। ये गलती नहीं की आपने सदन में ना बोलकर। देखिए दीपक जी, मैं लगातार चर्चा कर रहा हूं, माधव जी की बात भी सुना, प्रेम शुक्ला जी की बात भी सुनी, अलग अलग मुद्दों को उन्होंने रखा है, मैं उस पर भी जवाब दूंगा। थोड़ा सा मैं अपनी बात पहले रखूं। देखिए आज बीजेपी इतना तिलमिलाई क्यों है, ये बड़ा अहम मसला है। जिस तरीके से किसानों का मामला है, कोविड की मार है और बंगाल की हार है, अगर इसको एक शॉर्टकट में भाषा कहा जाए तो ये मेरे ख्याल से यही है, और इससे तिलमिलाई। देखिए संसद, आखिर संसद में गतिरोध क्यों आया, ये बड़ा अहम मसला। भाई 3 अहम मुद्दे थे, एक मुद्दा था साहब कोविड पे चर्चा हो जाए, किसान बिल पे चर्चा हो जाए, साहब पेगासिस पे चर्चा हो जाए, लेकिन सत्ता का अहंकार देखिए, रवैया देखिए साहब, भी देखिए कह रहे थे साहब हम चर्चा, अरे भैया चर्चा ही करते तो फिर किसान जो सड़क पे बैठा है, जिसको खेतों में होना चाहिए, वो सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़ रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से बीजेपी है, बीजेपी का एक चेहरा है दीपक भाई, क्या है कि बीजेपी में से अगर बीजेपी पार्टी से धार्मिक उन्माद और झूठ इसको माइनस कर दिया जाए तो बीजेपी में कुछ नहीं बचा है ही नहीं कुछ, क्योंकि सवाल झूठ के अलावा उसके पास कुछ नहीं है। हम एक मोटा मोटा आंकड़ा देना चाहेंगे। अभी साहब माधव जी भी कह रहे थे कि साहब हमने समर्थन दिया जातीय जनगणना की, भाई क्यों नहीं करेंगे आप कर रहे हैं, अच्छी बात है। 1931 में वो सेंसस, 1931 का सेंसस आज तक लगातार उसी में सारा आरक्षण मिल रहा है। 90 सालों में बहुत चीजें बदल गई, लेकिन आप साहब आपने 2011 के बाद 4000 करोड़ रुपया लगा करके जातीय जनगणना आपने कराया। 2015 में स्वर्गीय अरुण जेटली साहब ने कहा साहब बहुत जल्द आंकड़ा घोषित करेंगे, नहीं किया। 2018 में आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने कहा घोषित करेंगे, साहब नहीं किया। 2021 में आपने वो कॉलम ही हटा दिया। साहब ये आपका चेहरा है। मैं बताना चाहूंगा, आप अगर ओबीसी समाज को सम्मान देना चाहते हैं, सामाजिक न्याय देना चाहते हैं, जब तक आपको आबादी नहीं पता होगी कि उनकी संख्या कितनी है, आप कैसे उसको सम्मान दे सकते हैं? ठीक है, आंकड़ा देना ठीक है, ठीक है। खान साहब यही रुकना होगा, मुझे ब्रेक के लिए जाना है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, झूठ बोल बोल के बीजेपी 303 ले आई है, सच बोलेगी तो क्या होगा? ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, उसके बाद ना ब्रेक से पहले संजय शर्मा गाजियाबाद से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। संजय, जो कुछ संसद में हुआ उसमें आप किसकी गलती ज्यादा मानते हैं, सत्ता पक्ष की या विपक्ष की? दीपक जी नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि आप लगातार जनहित के मुद्दे न्यूज नेशन के माध्यम से उठाते रहते हैं, और जहां तक आज के मुद्दे की बात है, मेरा मानना है कि लोकतंत्र में संसद जो है मंदिर है, और सभी सांसदों को, नेताओं को मेरा मानना अपनी बात को शालीनता से रखना चाहिए, लेकिन आजकल उल्टा रहा है। उसकी वजह से क्या है कि नेताओं की जो गरिमा है वो जनता के मन में कम होती जा रही है।
ठीक है, और जो आपने आज का बिल्कुल सही कहा। मैं प्रकरण हुआ इसी है- पॉइंट पर बहस को आगे ले जाऊंगा कि क्या नेताओं की गरिमा कम होती जा रही है। बहुत बढ़िया संजय शर्मा जी, ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद शुरुआत होगी रागिनी नायक से।